Hello friends, I am Bhani Ramdal. Welcome in online agriculture e-platform. फ्रेंड्स अपने क्विज चला रहे थे एग्रीकल्चर में, जिसमें एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, सॉइल साइंस यानी एग्रीकल्चर के जो सभी सब्जेक्ट है अपने उसको कवर करने वाले हैं। लेकिन अपने जैसे 1 डेज इंटरवल के अंदर क्विज चला रहे थे, लेकिन किसी पर्सनल मतलब कारण की वजह से क्विज का जो फ्लो है वो एक बार बीच में जो रिदम है वो टूट गई थी। आज से अपने फिर से वापस जो क्विज की है वो रिदम वापस बनाते हैं और वापस से अपने कंटिन्यू क्विज स्टार्ट करते हैं। तो अब अगला जो मैंने टेस्ट बोला था आपको, वो बोला था इंट्रोडक्शन टू एनिमल हस्बेंड्री यानी पशुपालन के परिचय से। एक टेस्ट अपने ऑलरेडी कंडक्ट कर चुके थे इसी टॉपिक से और कुछ क्वेश्चन बच रहे थे या फिर अपना लेक्चर काफी लंबा जा रहा था, इसलिए मैंने बोला था कि एक अपने जो क्विज है वो एक और कंडक्ट कर लेंगे इसी सेम टॉपिक से। तो आज भी अपने इंट्रोडक्शन टू एनिमल हस्बेंड्री यानी पशुपालन के परिचय से क्विज होगी और जो नेक्स्ट टेस्ट होगा वो अपने फिर वापस टाइमिंग के साथ आते हैं ना, तो वो 9 PM पर होगा और 21 सितंबर को होगा, ठीक है। और टॉपिक रहेगा वो रहेगा इंट्रोडक्शन टू हॉर्टिकल्चर यानी उद्यान विज्ञान के परिचय से अपने ये टेस्ट कंडक्ट करवाएंगे, ठीक है। और जिस दिन ये टेस्ट कंडक्ट होगा उस दिन मैं अगला जो शेड्यूल है वो आपके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो आज का जो अपना टॉपिक है क्विज का वो है इंट्रोडक्शन टू एनिमल हस्बेंड्री यानी पशुपालन का परिचय। आज जो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिए हैं बड़े कमाल के क्वेश्चन लिए, क्वेश्चन ज्यादा कवर नहीं करेंगे लेकिन जो उसका दायरा है, जो उसका मतलब रिलेटेड जो चीजें है वो बहुत सारी अपने कवर करेंगे। बड़ा ही कमाल का लेक्चर है आज, आप एंड तक इसमें बने रहिए। चाहे आप किसी भी एग्रीकल्चर के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो 12th बेस का है, चाहे वो आपके MSc PhD बेस का है, सबके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है और बड़ा ही शानदार क्विज है आज का। क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत कम है लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें अपने कवर करेंगे और ऐसे क्वेश्चन कवर करेंगे जो जनरल आप जिन क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। तो पहला क्वेश्चन है अपना, भारत का प्रथम स्थान है, इंडिया रैंक फर्स्ट इन। भारत का पहला स्थान किन किन चीजों में है या फिर किन में से है, इन चारों में से किस में है? फर्स्ट ऑप्शन है मिल्क प्रोडक्शन यानी दूध उत्पादन में। दूसरा है कारा बीफ। देखो कारा बीफ वैसे बोलते हैं बफेलो के मीट को बोलते हैं ना, इंडिया में जिसको अपने पाडा बोल दिया जाता है, ठीक है, या भैंसा भी बोल दिया जाता है। और जैसे एक कारा नस्ल थी स्पेन के अंदर, उससे नाम पड़ गया इसका कारा बीफ। तो कारा जो बीफ होते हैं वो भैंस के मांस को कहा जाता है, ठीक है। वैसे तो बफन बोलते हैं अपनी सिंपली, लेकिन कारा बीफ भी बोलते हैं। गोट मिल्क और ऑल ऑफ दीज, इन चारों में से कौन सा राइट आंसर है? इंडिया की फर्स्ट रैंक किस चीज में है? मिल्क प्रोडक्शन में है या कारा बीफ में है या गोट मिल्क में या तीनों के अंदर ही है? क्वेश्चन ये था अपना और इन चारों में से आपको एक आंसर देना है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो आप फटाफट इसका आंसर कीजिए, क्या होगा आंसर, नहीं तो फिर मैं आपको आंसर बताता हूं। इंडिया की फर्स्ट रैंक किसमें है? मिल्क प्रोडक्शन दूध उत्पादन में है या कारा बीफ में है या गोट मिल्क में या तीनों के अंदर है? तो यहां पर जो राइट आंसर होगा वो होगा डी ऑप्शन राइट है, इन तीनों के अंदर ही इंडिया की जो रैंक है वो पूरे वर्ल्ड में फर्स्ट है। अब देखो इस क्वेश्चन से जो रिलेटेड चीजें हैं वो मैं के साथ डिस्कस कर लेता हूं। देखो बॉबिन्स के प्रोडक्शन के बॉबिन्स के अंदर, बॉबिन्स जो है उसके अंदर जो इंडिया है वो फर्स्ट नंबर पे है। बॉबिन है उनके अंदर इंडिया है वो फर्स्ट है, ठीक है। अब बॉबिन में आता क्या क्या है, बॉबिन में किन किन चीजों को अपने शामिल किया जाता है? बॉबिन्स में आते हैं, जैसे मैं बात करूं काउ, बफेलो, शिप, गोट, याक, है ना, जो बॉविडी फैमिली से बिलोंग करते हैं वो बॉबिन्स के अंदर आते हैं। तो बॉबिन्स में इंडिया की वर्ल्ड में फर्स्ट रैंक है। केटल की बात करें, केटल बोले तो काउ, काउ के अंदर फर्स्ट रैंक है वो ब्राजील की है। बफेलो की बात करें तो बफेलो में पूरे वर्ल्ड में फर्स्ट रैंक है वो इंडिया की है। मिल्क प्रोडक्शन में भी इंडिया फर्स्ट है। कारा बीफ अभी मैंने आपको बताया था, भैंस का जो मीट होता है बफन होता है उसको बोलते हैं, उसमें भी इंडिया फर्स्ट है। गोट मिल्क यानी बकरी का जो दूध होता है उसमें भी इंडिया उस दूध उत्पादन में भी फर्स्ट है। फिर सुअर पालन में चाइना फर्स्ट है। डोंकी के अंदर भी चाइना फर्स्ट है। सिर्फ जो भेड़ है उसमें भी चाइना फर्स्ट है। गोट है उसमें भी चाइना फर्स्ट है। डक जो बतख होती है उसमें भी चाइना फर्स्ट है। फिश के प्रोडक्शन में भी चाइना फर्स्ट है। एग प्रोडक्शन में भी चाइना फर्स्ट है।
चेवन में भी चाइना फर्स्ट है, मटन के अंदर भी चाइना फर्स्ट है, पोरक के अंदर भी चाइना फर्स्ट है, केमल्स में सोमालिया फर्स्ट है, पोल्ट्री में यूएसए फर्स्ट है, पोल्ट्री मीट में ब्राजील फर्स्ट है, और फाइबर की बात करें, चलो इसको अपने छोड़ते हैं, बाद में बात करेंगे इसकी। वुल के अंदर ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट है, ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट है, और बीफ प्रोडक्शन के अंदर जो यूएसए है वो फर्स्ट है। तो ये यहाँ पे पूरे वर्ल्ड में कौन कौन सी कंट्री का मतलब फर्स्ट पोजीशन पे है। ये सिर्फ एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड डेटा है, बाकी किसी से नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट पोजीशन पे है उनकी भी अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ डिस्कस कर लिया है। अब अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, मैंने आपको हिंदी में बता दिया, यहाँ तो सिर्फ नाम ही लिखा हुआ है। बाकी चेवन मटन ये तो अपने बार बार बात तो करते नहीं रहेंगे, पिछले लेक्चर के अंदर अपने डिस्कस किया ही था, पिछली क्विज के अंदर। तो आपको पता होना चाहिए कौन से एनिमल के मीट को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो इस पर अपना दोबारा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। साथ साथ में थोड़ा एडवर्टाइजमेंट में भी चला जाए, है ना। तो अपना जो वेबसाइट है onlineagriculture.org, या फिर आप गूगल प्ले स्टोर पर ऑनलाइन एग्रीकल्चर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जिस पर एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के सभी कॉम्पिटिटिव कोर्स है वो आपको अवेलेबल है। फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए आप दिए गए जो नीचे के नंबर है उन पर कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। AFO एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर में सिर्फ अपने पहले मेंस का ही बैच स्टार्ट कर रखा था, प्री और मेंस दोनों ही अपने प्रोवाइड करवाते हैं। 8000 रुपीज फीस है। उसके अलावा एग्रीकल्चर सुपरवाइजर अभी आगामी जो भर्ती आ रही है उसकी फीस है 6000। अब स्टूडेंट का बहुत सारों का रिव्यू, बहुत सारों का फीडबैक आता है कि किसी की फीस एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की 700 है, किसी की 1500 है, लेकिन आपका फीस स्ट्रक्चर है वो बहुत बड़ा है। तो फीस स्ट्रक्चर बड़ा है, इसका कोई तो रीजन होगा। अगर मैं आपको एक्सप्लेन करने लगूंगा तो वो ठीक नहीं रहेगा। इतना अगर डिफरेंस है तो उसके पीछे कोई रीजन है, वो आप खुद अपने आप जज कर सकते हैं, है ना। अपने तो एक ही चीज बता सकते हैं, नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी। जो मटेरियल है उसकी क्वालिटी के साथ अपने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। देखो अलग अलग सिस्टम है। अब जैसे पूरे राजस्थान में अपने जितनी कोचिंगें हैं, अगर उनके रिजल्ट को देखा जाए और फिर अगर अपने देख लिया जाए कि टोटल सुपरवाइजर कितने लगे हैं, तो कई हजारों में लग जाएंगे ना। पोस्ट तो 2200 के लमसम भी थी, लेकिन सब दिखाते हैं। अपने जो स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है वो 112 के लमसम हुआ है, इसलिए हमने 110 प्लस स्टूडेंट यहाँ पे लिखा हुआ है। और जिसमें से ज्योति डॉटर ऑफ रामचंद्र है, इसने महिला वर्ग के अंदर फर्स्ट रैंक प्राप्त की है। यानी अभी जो सुपरवाइजर सिलेक्ट हुए वो 112 लगभग सुपरवाइजर सिलेक्ट हुए, यानी 110 प्लस अपने सुपरवाइजर कोचिंग से सिलेक्ट हुए हैं। तो आपके पास भी जो नेक्स्ट आगामी वैकेंसी है उसके लिए अपॉर्चुनिटी है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबरों पे। पहले आप व्हाट्सएप कांटेक्ट करने की ट्राई करें, फिर भी आप किसी तरह का डाउट होता है तो अपनी कॉलिंग के थ्रू डिस्कस कर सकते हैं। तो ये तो बात ही थोड़ा सा ये था कि ऑनलाइन एग्रीकल्चर वेब पे आप विजिट कर सकते हैं या फिर ऐप पर विजिट कर सकते हैं, जिस पर आपको अलग अलग तरह के 36 कोर्सेज मिलेंगे, जिनमें से अपने एग्रीकल्चर सुपरवाइजर जो आगामी भर्ती आ रही है, उसके अलावा AFO एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, इसकी भी जो हर साल दिसंबर और जनवरी में प्री और मेंस होता है, तो इनके लिए मैंने आपको स्पेशली यहाँ पे बताया। बाकी और भी किसी भी एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप जाओगे तो यहाँ पर कोर्स अवेलेबल होगा, जिसको आप हिंदी और इंग्लिश बायलैंग्वेज आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है वो है इंडिया शेयर इन लाइवस्टॉक ऑफ वर्ल्ड। विश्व के पशुधन में भारत की हिस्सेदारी, विश्व में जितना पशुधन है उसमें भारत की हिस्सेदारी कितनी है, यानी भारत में कितना है। इंडिया शेयर इन लाइवस्टॉक ऑफ वर्ल्ड, यानी भारत है वो कुल पशुधन का कितना शेयर करता है। ए ऑप्शन है 11.54%, बी ऑप्शन है 56.7%, सी ऑप्शन है 20.4% और डी ऑप्शन है 12.5%। भारत में विश्व के कुल पशुधन का कितने परसेंट है, सीधी सी बात ये है। तो ये चार ऑप्शन है 11.54%, बी ऑप्शन है 56.7%, सी ऑप्शन है 20.4% और डी ऑप्शन है वो है 12.5% है। तो बताइए कि विश्व का कितने परसेंट पशुधन भारत में आपको देखने को मिलता है। फटाफट आप आंसर कीजिए, आपके हिसाब से राइट आंसर क्या है, और फिर जो मैं आंसर बताता हूं उसके साथ आप मैच करिए तो आपको अपना एनालाइज हो जाएगा। राइट आंसर है इसका ए ऑप्शन राइट है, यानी 11.54% भारत के अंदर पूरे विश्व का पशुधन है।
यानी भारत में कुल विश्व के पशुधन का 11.54% है, 11.54 11.54% है। ये हुआ अपना सेकंड क्वेश्चन। अब इससे जो रिलेटेड है वो अपनी बात कर लेते हैं। मैंने आपको बोला था ना क्वेश्चन तो अपने कम कवर करेंगे लेकिन दायरा बहुत बड़ा कवर कर लेंगे। तो आज की जो क्विज है वो इस हिसाब से आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टोटल लाइव स्टॉक जो भारत में बसता है विश्व का वो है 11.54%, यानी विश्व का कुल पशुधन का 11.54% भारत में है। बफेलो भैंसों का पूरे विश्व का 56.7% है, यानी विश्व की आधी से ज्यादा जो भैंसे हैं वो भारत के अंदर है, 56.7%। स्मॉल रूमिनेंट्स की बात करें तो भारत में ये है 20.4%, और केटल यानी गाय की बात करें कुल विश्व की जो गाय है उसका भारत में है 12.5%। स्मॉल रूमिनेंट्स यानी जो छोटे जुगाली करने वाले पशु है, छोटे जो जुगाली करने वाले पशु है उनको अपने स्मॉल रूमिनेंट्स। आगे अपने टॉपिक आएगा जिसमें पशुओं का जो क्लासिफिकेशन है वो उनके डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड क्लासिफिकेशन होगा। उसके अंदर मैं आपको रूमिनेंट्स, नॉन रूमिनेंट्स और सेमी रूमिनेंट्स, जुगाली करने वाले, बिना जुगाली करने वाले जो पशु है उनके बारे में डिटेल से बताऊंगा। वहां पे कवर करूंगा कि स्मॉल रूमिनेंट्स कौन से होते हैं, यानी जुगाली करने वाले छोटे पशु है वो भारत के अंदर 20.4% है। गाय जो है वो पूरे विश्व की 12.5% है भारत में। और पोल्ट्री की बात करें तो पूरे विश्व का जो पोल्ट्री है उसका 3.1% है, वो भारत के अंदर है। अगर डेटा आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो इस डेटा को आप नोट कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है लाइव स्टॉक सेक्टर एम्प्लॉयज परसेंट ऑफ टोटल इंडियन वर्कफोर्स। इसका हिंदी में अर्थ क्या होगा? देखो बहुत सारे हिंदी रीडर भी हैं। जो पशुधन है या पशुओं से संबंधित काम है वो भारत का में कितना % रोजगार दे रहा है। जैसे अपने बात करें कि जो पूरी कृषि है, जो पूरी कृषि है वो कुल रोजगार में कितना रोजगार दे रही है। दूसरा जो पशुधन है वो भारत के कुल रोजगार में से कितना रोजगार दे रहे हैं। आजकल तो रोजगार का इश्यू वैसे ही बर्निंग इश्यू हो रखा है ना, ठीक है, तो मतलब बड़ा पॉपुलर हो रहा है रोजगार बेरोजगार, है ना। तो देखो अब अपने बात करें कि जो पशुधन है उनसे अपने को कितना रोजगार मिलता है, टोटल रोजगार का सभी सेक्टर मिला लो, आईटी सेक्टर है, मतलब टूरिज्म है, या मतलब कोई ट्रैवलिंग टूरिंग, जो भी जितने भी सेक्टर है सब सेक्टर को मिला लें, जिसमें से अकेला जो पशुपालन से संबंधित है वो कितना रोजगार प्रोवाइड करवाता है यहाँ पर, ठीक है। तो ऑप्शन है आपके पास ए 49.8% यानी 49.8%, बी ऑप्शन है 8% यानी 8%, सी ऑप्शन है 17.3% यानी 17.3%, और डी ऑप्शन है आपके पास 14.2% यानी 14.2%। यानी देश के कुल रोजगार में यानी टोटल एम्प्लॉयमेंट में पशुओं से संबंधित कितना रोजगार मिलता है, जी पशु पालते कितने लोगों को उससे क्या है रोजगार मिल जाता है। तो बताइए बेटा, ए ऑप्शन है 49.8, बी ऑप्शन है 8%, सी ऑप्शन है 17.3% और डी ऑप्शन है वो आपके पास है 14.2%। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा, क्विकली आंसर कीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। देखो कुल कृषि से जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है वो 49.8 होता है, यानी 100% लोगों को रोजगार मिल रहा है भारत के सभी कामों को मिला के। भारत में जितने भी काम होते हैं उनमें से 100 आदमियों को रोजगार मिल रहा है, जिसमें से अकेला कृषि से 49.8% है। अभी आपने देखा होगा सभी में ग्रोथ रेट है वो गिर रही है, सभी सेक्टर में ग्रोथ रेट गिर रही है, लेकिन एक अकेली कृषि है जो हमेशा खड़ी है, एक अकेली कृषि है जो हमेशा खड़ी है और जिसकी ग्रोथ रेट क्या है, कभी भी माइनस में नहीं है, वो प्लस के अंदर है। इस देश को है वो कृषि ने बचा रखा है। तो हम ये कह सकते हैं नो कल्चर विदाउट एग्रीकल्चर, नो कल्चर विदाउट एग्रीकल्चर, ठीक है। तो एग्रीकल्चर है सॉलिड है, 49.8% लोगों को रोजगार दे रहा है। लेकिन यहां पूछा था पशुधन से कितना रोजगार मिल रहा है, तो उसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, यानी पशुपालन से भारत में 8% लोगों को रोजगार मिलता है, ठीक है। तो बी ऑप्शन राइट है तीसरे क्वेश्चन का। ध्यान रखना, यहाँ पे इंग्लिश में था लेकिन मैंने साथ में हिंदी भी डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है एग वैल्यू आउटपुट फ्रॉम लाइव स्टॉक रेयरिंग। देखो यहां मैंने क्या पूछने की आपसे कोशिश की है,
ये पूछने की कोशिश की है कि पशुधन से जितना आउटपुट आता है यानी पैसा आता है, उनमें से एग से अकेले से कितना आता है, यानी अंडा उत्पादन से कितना आता है। मान लो कुल पशुधन से अपने 100 रुपए कमा रहे, एनिमल हस्बेंड्री का जो सेक्टर है उससे अपने 100 रुपए कमा रहे हैं, जिसमें से अंडा अपने को कितना कमा के दे रहा है, अंडे से अपने को कितने पैसे मिल रहे हैं, यानी अंडे से कितनी वैल्यू आउटपुट अपने को मिल रहा है। इसके लिए ए ऑप्शन है आपके पास 65.05%, बी ऑप्शन है 19.83%, सी ऑप्शन है 6.93% और डी ऑप्शन है वो है 3.77%। यानी कुल जो एनिमल हस्बेंड्री से अपने को आउटपुट आता है उसमें से अंडे का कितना योगदान है। ए ऑप्शन है 65.05%, बी ऑप्शन है 19.83%, सी ऑप्शन है वो 6.93% और डी ऑप्शन है वो है 3.77%। तो बताइए यहां पर राइट आंसर क्या होगा, फटाफट क्विकली आंसर कीजिए और फिर जो मैं आपको आंसर बताता हूं उसके साथ अपन आंसर मैच करके देखिए कौन सा यहां पर सही है। इसका राइट आंसर है जी डी ऑप्शन राइट है। कौन सा है? डी ऑप्शन 3.77% है वो आपका राइट आंसर है। यहाँ पे डी ऑप्शन राइट होगा, यानी कुल पशुधन से जितना आउटपुट आता है, जितना पैसा आता है, जितनी आमदनी होती है उसका 3.77% है वो केवल अंडों से हो जाती है। अब अपने अलग अलग चीजों की देख लेते हैं, जैसे मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट, दूध और दूध के उत्पाद है वो कुल जो एनिमल हस्बेंड्री की जो आमदनी है उसका 65.05% है अकेला दूध और दूध के उत्पाद। इसमें घी, दही वगैरह, छाछ वाछ सब आ जाएगा। मीट एंड मीट प्रोडक्ट है ये 19.83%, यानी कुल जो एनिमल से अपने को आमदनी होती है उसका 19.83 है वो मीट और मीट प्रोडक्ट से होती है। ऐसा ही अपने डंग गोबर की बात करें तो उससे होती है 6.93%। एग अंडों से होती है 3.77%, अभी बताया था। और उसके अलावा जैसे इंक्रीमेंट्स इन लाइव स्टॉक, चलो छोड़ो, वूल एंड हेयर से होती है 0.2% होती है, यानी जो बाल है और जो ऊन है उससे 0. ये अपने को 4 ध्यान रखनी है और एक ये 5वीं ध्यान रखनी है, बीच वाली आप छोड़ दिए, आपसे कोई नहीं पूछने वाला, ठीक है। तो ठीक है, उसके अलावा अपने बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडा उत्पादन में उच्चतम विकास दर कौन से राज्य की थी? जस्ट पिछले डेटा के हिसाब से भी अंडा उत्पादन है वो किसका ज्यादा है, ये नहीं पूछा यहाँ पे, ये पूछा है अंडा उत्पादन के अंदर विकास दर किसकी ज्यादा थी, ग्रोथ रेट कौन से राज्य की ज्यादा थी। Which state has the highest growth rate in egg production? ठीक है, ऑप्शन ए है आपके पास राजस्थान, बी ऑप्शन है कर्नाटक, सी ऑप्शन है बिहार और डी ऑप्शन है तेलंगाना। ए ऑप्शन राजस्थान, बी ऑप्शन कर्नाटक, सी ऑप्शन बिहार और डी ऑप्शन है तेलंगाना। तो अंडा उत्पादन के अंदर विकास दर किसकी ज्यादा है, कौन है वो तेजी से दौड़ रहा है, फटाफट आंसर कीजिए जी। 4 ऑप्शन है आपके पास, राजस्थान, कर्नाटक, बिहार और तेलंगाना। हाँ, तो इसका राइट आंसर मैं बता देता हूं, आपने आंसर दे दिया होगा या फिर क्विकली आंसर करने की कोशिश करें फटाफट और फिर मैच करिए कौन सा आपका सही है या मेरा सही है। मेरा तो सही है ना, सही से बता रहा हूं मैं, मैच करना है आपको। तो राइट आंसर है इसका ए। फिलहाल जो ग्रोथ रेट सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है अंडा के अंदर, तो वो किसकी देखने को मिल रही है, राजस्थान। देखो दूध उत्पादन में उच्चतम विकास दर यानी मिल्क प्रोडक्शन में हाई ग्रोथ रेट है वो कर्नाटक की 10.7% है, सभी स्टेट में मिला के सबसे ज्यादा कर्नाटक की है। अंडा उत्पादन एग प्रोडक्शन के अंदर फर्स्ट पोजीशन में राजस्थान, जिसकी ग्रोथ रेट अंडा उत्पादन के अंदर 14.2%। मांस उत्पादन मीट प्रोडक्शन के अंदर जो सबसे ज्यादा उच्चतम विकास दर है यानी ग्रोथ रेट हाईएस्ट है वो तेलंगाना की है, 16.9% है। वहीं पे ऊन उत्पादन के अंदर अगर अपने विकास दर देखें यानी वूल प्रोडक्शन में, तो बिहार की ग्रोथ रेट सबसे ज्यादा है, 4.79% है। तो ये जो कुछ मेजर सेक्टर है उनकी जो मैंने ग्रोथ रेट है वो आपके साथ शेयर की है। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन पे चले, स्टेट विथ हाईएस्ट पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ मिल्क, ऐसा कौन सा राज्य है जिसके अंदर दूध की उपलब्धता सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, ऐसा कौन सा राज्य है जिसके अंदर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध की उपलब्धता सबसे ज्यादा है, क्वेश्चन ये पूछा गया है। ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध की उपलब्धता सबसे ज्यादा है। पहला ऑप्शन है तमिलनाडु, दूसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है पंजाब और चौथा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश। प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध की उपलब्धता सबसे ज्यादा कौन से राज्य में है, ए ऑप्शन तमिलनाडु, बी ऑप्शन उत्तर प्रदेश, सी ऑप्शन पंजाब और डी ऑप्शन आंध्र प्रदेश।
फटाफट आंसर कीजिए जी, राइट आंसर क्या होगा इसका? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मैं बता देता हूं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है पंजाब, सी ऑप्शन राइट है। कौन सा ऑप्शन राइट है यहाँ पे? सी। भारत में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध की उपलब्धता सबसे ज्यादा जो है वो पंजाब राज्य की है। अब अपने इससे संबंधित कुछ और बात कर लेते हैं। पंजाब में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन जो दूध की उपलब्धता है वो 1181 ग्राम है। पंजाब में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन जो दूध की उपलब्धता है वो 1181 ग्राम है। ठीक है, अब देखो जो राज्य अग्रणीय हैं, यानी जो लीडिंग स्टेट है, अग्रणीय राज्य है एनिमल हस्बेंड्री के सेक्टर के अंदर, उनकी अपने बात कर लेते हैं। सबसे पहला है लार्जेस्ट लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन, यानी सबसे ज्यादा पशुधन कौन से राज्य में है? उत्तर प्रदेश में है। सबसे ज्यादा पशुधन उत्तर प्रदेश में है। दूसरा है सबसे ज्यादा पोल्ट्री कहां पे है ना, कुकुट कहां पे है? तो राइट आंसर है तमिलनाडु। दूसरा राइट आंसर क्या है? तमिलनाडु है। राइट आंसर क्या, सॉरी मैं वैसे ही बता रहा हूं आपको। हाईएस्ट मिल्क प्रोडक्शन स्टेट, कौन से राज्य में सबसे ज्यादा दूध उत्पादन होता है? उत्तर प्रदेश में। प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध की उपलब्धता सबसे ज्यादा पंजाब में, जो पिछला क्वेश्चन था। सबसे ज्यादा अंडा उत्पादन कौन से राज्य का होता है? जी आंध्र प्रदेश का होता है। कौन से राज्य के अंदर प्रति व्यक्ति जो प्रति वर्ष अंडे की उपलब्धता सबसे ज्यादा है? कौन से राज्य में प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष अंडे की उपलब्धता ज्यादा है? कौन से राज्य में प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष अंडे की उपलब्धता ज्यादा है? तो वो आंध्र प्रदेश है। यहाँ 372 अंडे प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष। सबसे ज्यादा मीट उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। बकरी का मीट सबसे ज्यादा उत्पादन होता है वो वेस्ट बंगाल पश्चिमी बंगाल में होता है। और बकरी का दूध उत्पादन सबसे ज्यादा राजस्थान में होता है। और भेड़ का जो मीट है उसका उत्पादन सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश में होता है। भेड़ के मांस का सबसे ज्यादा उत्पादन आंध्र प्रदेश में। बकरी के मांस का सर्वाधिक उत्पादन वेस्ट बंगाल यानी पश्चिमी बंगाल में। और बकरी के दूध का सर्वाधिक उत्पादन है वो राजस्थान में। और भेड़ के मांस का सर्वाधिक उत्पादन है वो आंध्र प्रदेश में। हाईएस्ट पोल्ट्री मीट प्रोडक्शन यानी जो कुकुट है उनका जो सबसे ज्यादा मीट का उत्पादन होता है वो हरियाणा में होता है। और हाईएस्ट वूल प्रोडक्शन यानी सबसे ज्यादा जो ऊन का उत्पादन होता है वो राजस्थान में होता है। और जो देसी नस्ल की गायें हैं उनका जो सबसे ज्यादा दूध उत्पादन होता है वो उत्तर प्रदेश में होता है। देसी गायों से सबसे ज्यादा दूध उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। और जो क्रॉस ब्रीड है यानी संकर नस्लें हैं या फिर विदेशी नस्लें हैं तो अगर उनको देखा जाए तो वो सबसे ज्यादा तमिलनाडु के अंदर है। ठीक है, उनका जो मिल्क प्रोडक्शन है वो तमिलनाडु में है। दोबारा से एक बार रिपीट कर देता हूं, जिसको नोट करना है वो कर लेना। लार्जेस्ट लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन यानी पशुओं की सबसे ज्यादा संख्या है वो उत्तर प्रदेश में है। लार्जेस्ट पोल्ट्री पॉपुलेशन यानी जो पोल्ट्री है यानी कुकुट है वो सबसे ज्यादा तमिलनाडु में है। सबसे ज्यादा जो मिल्क प्रोडक्शन होता है यानी दूध का उत्पादन होता है वो उत्तर प्रदेश में होता है। पर कैपिटा पर डे मिल्क अवेलेबिलिटी सबसे ज्यादा पंजाब में यानी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध की उपलब्धता सबसे ज्यादा पंजाब में है। हाईएस्ट एग प्रोडक्शन स्टेट यानी सबसे ज्यादा अंडा उत्पादन करने वाला राज्य आंध्र प्रदेश है। स्टेट विथ हाईएस्ट पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ एग आंध्र प्रदेश यानी प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष अंडे की सबसे ज्यादा उपलब्धता आंध्र प्रदेश में है, वो है 372 अंडे प्रति वर्ष। हाईएस्ट मीट प्रोडक्शन यानी सबसे ज्यादा मांस उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। हाईएस्ट गोट मीट प्रोडक्शन यानी बकरी का मांस का सबसे ज्यादा उत्पादन वेस्ट बंगाल में होता है। हाईएस्ट गोट मिल्क प्रोडक्शन यानी बकरी के दूध का सबसे ज्यादा उत्पादन राजस्थान में होता है। हाईएस्ट शीप मीट प्रोडक्शन यानी भेड़ के मांस का सबसे ज्यादा उत्पादन आंध्र प्रदेश में होता है। हाईएस्ट पोल्ट्री मीट प्रोडक्शन यानी जो कुकुट है उसके मांस का सबसे ज्यादा उत्पादन हरियाणा में होता है। हाईएस्ट वूल प्रोडक्शन यानी सबसे ज्यादा ऊन का उत्पादन राजस्थान में होता है। हाईएस्ट इंडिजिनियस मिल्क काउ देसी नस्ल की गाय है वो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है। क्रॉस ब्रीड और एक्जोटिक यानी जो संकर और विदेशी नस्लें हैं वो सबसे ज्यादा गाय की तमिलनाडु में है। नेक्स्ट हाईएस्ट कैटल पॉपुलेशन गाय की सबसे ज्यादा संख्या वेस्ट बंगाल के अंदर है, पश्चिम बंगाल में है।
और बफेलो की सबसे ज्यादा संख्या, भैंसों की सबसे ज्यादा संख्या उत्तर प्रदेश में है, और जो भेड़ है उसकी सबसे ज्यादा संख्या तेलंगाना के अंदर है, गोट बकरी की सबसे ज्यादा संख्या राजस्थान में है, और जो सुअर है उनकी सबसे ज्यादा संख्या असम में है, और जो केमल है, ऊंट है, उनकी सबसे ज्यादा संख्या राजस्थान में है। मिथुन पॉपुलेशन यानी मिथुन की संख्या सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश में है। हाईएस्ट योग पॉपुलेशन, याक की जो सबसे ज्यादा संख्या है वो जम्मू और कश्मीर में है। घोड़े और पोनीज की जो संख्या सबसे ज्यादा है वो उत्तर प्रदेश में है, हॉर्स और पोनीज की। और जो म्यूल्स है ना, जो खच्चर तैयार किए गए उनकी संख्या सबसे ज्यादा उत्तराखंड में है, और गधों की संख्या सबसे ज्यादा फिलहाल राजस्थान में है। और हाईएस्ट जो फिश प्रोडक्शन है यानी सबसे ज्यादा जो मछली का उत्पादन है वो आंध्र प्रदेश के अंदर है। ठीक है, तो ये भारत में जो लीडिंग स्टेट है, तो अपना क्वेश्चन आया था, लीडिंग स्टेट पूछा था, तो उसके हिसाब से जितने भी रिलेवेंट है वो मैंने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपने बात करें, जो अगला क्वेश्चन है वो है इंडिया पोजीशन इन केमल पॉपुलेशन इन वर्ल्ड। भारत की ऊंटों की संख्या के आधार पर विश्व में क्या स्थिति है, विश्व में कौन सा स्थान है? भारत में ऊंटों की संख्या के आधार पर, भारत का ऊंटों की संख्या के आधार पर विश्व में कौन सा स्थान है? ए ऑप्शन पहला, बी ऑप्शन पांचवा, सी ऑप्शन आठवां और डी ऑप्शन नौवां। ऑप्शन ए है पहला, ऑप्शन बी है पांचवा, ऑप्शन सी है आठवां और ऑप्शन डी है वो है नौवां। तो यहां पर कौन सा स्थान है वो अपने को बताना है। ठीक है, नेक्स्ट अब बताइए, फटाफट आंसर कीजिए, कौन सा स्थान है ऊंटों की संख्या में भारत की क्या स्थिति है? ऊंटों की संख्या के आधार पर देखा जाए तो भारत 9वें स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? 9वें स्थान पर है। ठीक है, अब अपने देख लेते हैं भारत की कौन कौन से में पोजीशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड है, और उसके अलावा कुछ जो इंपॉर्टेंट है। देखो, एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर में जाओगे तो भारत की फर्स्ट पोजीशन है, एक तो कुल पशुधन के अंदर, दूसरा दूध उत्पादन के अंदर, तीसरा भैंसों की संख्या में, चौथा कारा बीफ प्रोडक्शन में यानी बफन प्रोडक्शन के अंदर, भैंस के मीट उत्पादन में, गोट मिल्क प्रोडक्शन बकरी के दूध उत्पादन में, और कुल जो बोविन्स की संख्या है, बोविन्स जो मैंने गाय, भैंस, बकरी, भेड़ या मिथुन वगैरह बताए थे, उनकी संख्या में भारत की फर्स्ट पोजीशन है। भारत की विश्व में फर्स्ट पोजीशन है एनिमल सेक्टर में, तो वो है कुल पशुधन में, दूध उत्पादन में, भैंसों की संख्या में, भैंस के मांस उत्पादन में, बकरी के दूध उत्पादन में और कुल बॉबिन्स में। दूसरा स्थान किसमें है? गाय की संख्या में है। ठीक है, बकरी की संख्या के अंदर है, और उसके अलावा जो सुअर होते हैं उनकी इंडस्ट्री के अंदर जो बाय प्रोडक्ट होते हैं, मतलब उप उत्पाद होते हैं, सुअर की जो इंडस्ट्री है उसके अंदर जो उप उत्पाद बनते हैं उसमें दूसरा स्थान है। एक्वा कल्चर के अंदर भी दूसरा स्थान है, और गोट बीफ प्रोडक्शन यानी बकरी के मांस उत्पादन में भी भारत का दूसरा स्थान है। नोट कर लेना जो मैंने बताया। तीसरी पोजीशन किन किन चीजों में? अंडा उत्पादन में भारत का विश्व में तीसरा स्थान है, भेड़ों की संख्या में भी तीसरा स्थान है, और केवल अगर फिश प्रोडक्शन की बात करें तो तीसरा स्थान है, और एक्वा कल्चर की बात करें तो दूसरा स्थान है। ध्यान रखना यहाँ पे। नेक्स्ट, पांचवी पोजीशन किसमें है? देखो, पांचवी जो पोजीशन है वो किसके अंदर है? पोल्ट्री प्रोडक्शन के अंदर, यानी कुल जो पोल्ट्री के प्रोडक्ट, अंडा उत्पादन में तीसरा स्थान है, टोटल कुकुट के अंदर कौन सा स्थान है? पांचवा स्थान है, और मीट प्रोडक्शन के अंदर भी भारत का विश्व में पांचवा स्थान है। छठी पोजीशन की बात करें तो अगर अपने पोल्ट्री मीट प्रोडक्शन की, कुल पोल्ट्री के अंदर पांचवा स्थान है, अंडा उत्पादन में तीसरा स्थान है, और पोल्ट्री मीट के अंदर कौन सा स्थान है? छठा स्थान है। यानी कुकुट का मांस है तो उसमें छठा, कुल पोल्ट्री के अंदर पांचवा है, और अंडा उत्पादन में तीसरा है। ये डिफरेंस ध्यान रखना है। आठवां स्थान किसके अंदर है? बतख के उत्पादन में, डक प्रोडक्शन में। नौवां स्थान ऊंटों की संख्या के अंदर है, और ऊन उत्पादन में है, वुल प्रोडक्शन के अंदर है। तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ये ऐसे डेटा है जो आप जनरली छोड़ देते हैं, तो इस डेटा को भी ध्यान में रखना है। इस तरह का डेटा आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। डेटा इंग्लिश में कुछ लिखा हुआ है तो इससे घबराइए मत। इंग्लिश का मतलब ये नहीं है कि यहाँ कोई सेंटेंस है, यहाँ सिर्फ नेम दिए हुए। IVRI, इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है? इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है? ए ऑप्शन करनाल, बी ऑप्शन अभिकानगर, सी ऑप्शन इज्जतनगर और डी ऑप्शन हिसार। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। IVRI
इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो कहां पर है ये? करनाल, बी ऑप्शन है बीकानेर, सी ऑप्शन इज्जतनगर और डी ऑप्शन है इंसार। फटाफट राइट आंसर कीजिए, इससे आसान क्वेश्चन नहीं मिलने वाला है। देखिए इसका जो राइट आंसर है वो सी ऑप्शन राइट है, इज्जतनगर उत्तर प्रदेश के अंदर है। इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, ये इज्जतनगर उत्तर प्रदेश के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर पिग लोकेटेड एट। सुअर का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहां पर है? सुअर का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहां पे है? ए ऑप्शन है हिसार, बी ऑप्शन है हैदराबाद, सी ऑप्शन है जरनापानी नागालैंड और डी ऑप्शन है गुवाहाटी असम। पिग का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र, सुअर का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहां है? ए ऑप्शन हिसार हरियाणा, बी ऑप्शन हैदराबाद तेलंगाना और सी ऑप्शन जारानापानी नागालैंड और डी ऑप्शन है गुवाहाटी असम। तो बताइए कहां पे है? फटाफट इसका आंसर कीजिए अभी। इसका राइट आंसर है आपका सुअर का जो राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र है वो मैच करिए, आपका राइट है क्या? डी ऑप्शन राइट है। यहाँ पे कौन सा राइट है? यहाँ पे डी ऑप्शन राइट है, गुवाहाटी आसाम के अंदर है। नेक्स्ट मैं चलता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले मैं बता देता हूं कुछ जो एनिमल से रिलेटेड, पशुओं से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट एनआरसी है, जो जितने भी एनआरसी है एनिमल से रिलेटेड उनका मैं डिस्कस कर लेता हूं। नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन केमल, बीकानेर, ऊंट का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र है बीकानेर के अंदर। पता है आपको, स्थापना 1984 में 1984 के अंदर हुई थी। ठीक है। दूसरा है एनआरसी फॉर इक्विन्स, यानी जो घोड़े हैं या घोड़े से संबंधित जो पशु है उनका जो राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र है नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर इक्विन्स, ये हिसार हरियाणा के अंदर है और इसकी स्थापना हुई थी 1986 में 1986 के अंदर। नेक्स्ट है नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन मीट एंड मीट प्रोडक्ट, यानी मांस और मांस के उत्पाद का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र है हैदराबाद तेलंगाना के अंदर, स्थापना हुई थी 2009 के अंदर। नेक्स्ट है नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन मिथुन, यानी मिथुन का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र है जरनापानी नागालैंड के अंदर है और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1988 में हुई थी, 1988 में हुई थी। नेक्स्ट है नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर पिग, यानी जो सुअर है उसका राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र है वो गुवाहाटी असम के अंदर है और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 2009 के अंदर हुई थी। नेक्स्ट है नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन याक, याक का जो राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र है वो दरियागंज अरुणाचल प्रदेश के अंदर है और इसकी स्थापना हुई थी 1989 में। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1989 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है 10 नंबर क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन है सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बफेलो, यानी ऊंट, सॉरी बफेलो, भैंस, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहां पर है? सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बफेलो, यानी केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहां पर है? सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बफेलो लोकेटेड एट। ए ऑप्शन है हिसार हरियाणा, बी ऑप्शन है हैदराबाद तेलंगाना, सी ऑप्शन है जरनापानी नागालैंड और सी ऑप्शन है गुवाहाटी असम। तो फटाफट आंसर कीजिए, राइट आंसर क्या होगा? मैं पानी पी लेता हूं, इतने में अपना फटाफट आंसर दीजिए, क्या राइट होगा यहां पर? सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो इसका जो राइट आंसर होगा आपका वो है ए ऑप्शन, हिसार हरियाणा के अंदर है। कहां पर है? हिसार हरियाणा के अंदर है। ठीक है। अब जो एनिमल से रिलेटेड या एनिमल हस्बेंड्री में जितने भी पशु आते हैं उनसे संबंधित जो संस्थान है थोड़ा सा अपने उनका डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं CRI, सेंट्रल एविन रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान CRI, सेंट्रल एविनियर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये है इज्जतनगर में और उसकी स्थापना हुई थी 1979 में, यानी 1979 के अंदर। दूसरा है CIFRI, सेंट्रल इनलैंड फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल इनलैंड फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट, यह है बैरकपुर वेस्ट बंगाल के अंदर है, इसकी स्थापना 1947 में हुई थी। अब पूछे जाने के चांसेस है। पहला इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं उस पर टिक करता जाता हूं। नेक्स्ट है CIBA, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ब्रेकिश वाटर एक्वाकल्चर, ये है चेन्नई के अंदर। सेंट्रल इंस्टीट्यूट
ब्रेकिश वाटर एक्वाकल्चर चेन्नई तमिलनाडु के अंदर है और इसकी स्थापना 1987 में हुई थी। ये भी कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है CIRB, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बफेलो, हिसार हरियाणा में है। ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हिसार हरियाणा में है और इसकी स्थापना 1985 के अंदर हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट है CIRG, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन गोट, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन गोट यानी बकरी अनुसंधान, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, ये मखदुम उत्तर प्रदेश के अंदर है। इसकी स्थापना भी 1979 में 1979 में हुई थी। नेक्स्ट है CIFT, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज टेक्नोलॉजी, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज टेक्नोलॉजी, ये कोचीन केरला के अंदर है और इसकी स्थापना 1957 में हुई थी। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आप याद रखिए, ठीक है। नेक्स्ट है CIFA, CIFA की फुल फॉर्म है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर, ये भुवनेश्वर उड़ीसा में है। इसकी स्थापना 1987 में हुई थी। नेक्स्ट है CMFRI, सेंट्रल मेराइन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल मेराइन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट कोची केरला में है। इसकी स्थापना 1947 में हुई थी। नेक्स्ट है CSWRI, ये इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल शिप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान, ये अबिका नगर टोंक के अंदर है। अबिका नगर टोंक राजस्थान में है। इसकी स्थापना हुई थी 1962 में, 1962 में हुई थी। ये भी इंपॉर्टेंट है। IGFRI, इंडियन ग्रासलैंड एंड फोडर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन ग्रासलैंड एंड फोडर रिसर्च इंस्टीट्यूट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये है झांसी उत्तर प्रदेश के अंदर, यानी भारतीय चारागाह और चारा अनुसंधान संस्थान, ये झांसी उत्तर प्रदेश में और इसकी स्थापना हुई थी 1962 में। ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा NIANP, NIANP की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल न्यूट्रिशन एंड फिजियोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल न्यूट्रिशन एंड फिजियोलॉजी, ये बेंगलुरु के अंदर है, कर्नाटक में। 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है NIVEDI, इसकी फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वेटनरी एपिडेमियोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वेटनरी एपिडेमियोलॉजी एंड डिजीज इंफॉर्मेटिक, ये है हेबल्स, बेंगलुरु के अंदर है और इसकी स्थापना हुई थी 2013 में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वेटनरी एपिडेमियोलॉजी एंड डिजीज इंफॉर्मेटिक्स, यह हेबल, बेंगलुरु, कर्नाटक में स्थापना हुई थी 2013 में। नेक्स्ट है CIRC, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन केटल, यानी केंद्रीय गाय अनुसंधान संस्थान, ये मेरठ उत्तर प्रदेश के अंदर है और इसकी स्थापना हुई थी 2000 के अंदर हुई थी। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको याद रखना है। उसके अलावा NIHSAD, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज, भोपाल मध्य प्रदेश में और स्थापना हुई थी इसकी 2014 के अंदर, 2014 के अंदर। इंपॉर्टेंट, ये लेबोरेटरी है यहाँ पे, ठीक है। ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज लेबोरेटरी भी पूछ ली जाती है। ये भोपाल मध्य प्रदेश में, स्थापना 2014 के अंदर हुई थी। नेक्स्ट है IAHVB, इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटरनरी बायोलॉजिकल्स, ये है बेंगलुरु कर्नाटक के अंदर। इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटरनरी बायोलॉजिकल्स, बेंगलुरु कर्नाटक में है और इसकी स्थापना बहुत पहले हो चुकी थी, 1944 में हो चुकी थी। कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है CIFE, ये तो आप जानते ही हैं, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक डीम्ड यूनिवर्सिटी भी है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन मुंबई महाराष्ट्र के अंदर है और इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन मुंबई महाराष्ट्र के अंदर। जो इंस्टीट्यूट मैंने इंपॉर्टेंट बताए हैं उन पर आप विशेष फोकस कर लीजिए, बाकी तो ठीक है, ध्यान है तो अच्छा है, नहीं है तो कोई बात नहीं। तो ये अपने आज हमने क्वेश्चन तो यहाँ पे 10 ही मेंशन किए थे,
लेकिन हमने मैटर बहुत सारा कवर किया आज की इस क्विज के अंदर, और जरूरी भी था, जो जनरली अपने लिटरेचर में पता नहीं कवर करते या नहीं करते, लेकिन यहाँ हमने इसको कवर कर लिया है। तो आज का लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, डेटा बहुत था आज का, तो जिसने पूरा लेक्चर देखा है उसको बेनिफिट होने वाला है। स्वाभाविक सी बात है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो एग्रीकल्चर रिलेटेड, उसके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। आज बस इतना ही। नेक्स्ट मैंने आपको बता दिया था, शेड्यूल टॉपिक भी बता दिया था, इंट्रोडक्शन ऑफ हॉर्टिकल्चर पे अपनी अगली क्विज होने वाली है। ठीक है, तो दोस्तों आज का लेक्चर अपना कंप्लीट होता है। थैंक यू।